नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की इस श्रृंखला में नीति निर्देशक तत्व। इसके पहले हम मौलिक अधिकार और संविधान के गठन, समितियाँ, इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य तक वर्णित हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। अब यह तो बात होगी अनुच्छेद की। बात की जाए किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है, तो भाग 4 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 36 से 51 तक, और किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है। यह प्रश्न आपको जितना ही आसान लग रहा होगा, यकीन मानिए जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, संघ शासित क्षेत्रों को, इस प्रकार से कई ऑप्शन से आपसे पूछ लिया जाएगा। वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप बेहतर होगा कि अपने नोट्स में लिख लें कि प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 36, यानी कि अब हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 36 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 में वर्णित है। देखिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। तो जो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 में और अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कह सकते हैं, वही परिभाषा आपकी वही अर्थ अनुच्छेद 36 में भी बताया गया है। तो राज्य का वही अर्थ बताया गया है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 37। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत बताया गया है कि अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना भाग 4 में दिए गए उपबंधों में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि आपके जो भी तत्व लागू किए जाएंगे नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, वे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 38, और अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना, यानी कि जो भी आपके राज्य के पदाधिकारी हैं, राज्य के द्वारा, आपकी राज्य सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाएंगी, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, उनकी अभिवृद्धि के लिए कार्य किए जाएंगे। तो सीधा सा आप याद रखेंगे कि राज्य की लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किस अनुच्छेद में किया जाएगा? अनुच्छेद 38 में। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 39। देखिए, बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से पढ़िएगा। यकीन मानिए कि नीति निर्देशक तत्वों से आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैंने इसके पहले जो आपको बताया था मौलिक अधिकार, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपकी पड़ी हुई है। तो आप प्लीज़ संविधान फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो आप उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, और यकीन मानिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को मिला करके अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 39 में बताया गया है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध। इसमें कई चीज़ें बताई गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपसे यह पूछी जाती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 39 में।
और ये किससे संबंधित है, तो नीति निर्देशक तत्वों से। यहाँ से आपके एक एक करके अनुच्छेद भी कंप्लीट होते जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का संबंध नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 39 से। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले तो क्या किया जाएगा कि लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया जाएगा, किसमें, अनुच्छेद 38 में। अब नीतियां बन गई हैं तो क्या करेंगे, अब उनको समान रूप से लागू करेंगे कि कोई भी इस चीज़ के लिए आगे या पीछे ना रह जाए, सभी को न्याय और सभी को सुविधाएं, सभी को वेतन समान रूप से मिलना चाहिए। तो समान वेतन, समान निःशुल्क विधिक सहायता इत्यादि से संबंधित आपका है अनुच्छेद नंबर 39। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40। अब समान हर चीज़ दे दी गई है, समान वेतन दे दिया गया है, कल्याणकारी नीतियां बना दी गई हैं, अब गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 40 में आपके क्या किया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायतों का संगठन। यकीन मानिए यह आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 40 यह बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे कि अनुच्छेद 39 का संबंध है समान निःशुल्क विधिक सहायता और समान वेतन से। इसके बाद अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायतों का गठन है। अब क्या किया गया, संगठन बना लिया गया। देखिए जो मैं एक आपको बात करूँ स्टोरी की तरह बता रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप सीरियल से अनुच्छेदों को याद रख सकें। जब आप मेरी बात को याद रखेंगे तो आप उसी चीज़ को सीरियल से अनुच्छेद भी याद रख सकेंगे। जैसे अनुच्छेद 38 में हमने क्या किया, लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया, फिर हमने नीतियां बन गई, क्या किया, उन्हें समान रूप से लागू किया, तो अनुच्छेद 39। फिर हमने क्या किया, संगठन बनाया, तो अनुच्छेद 40 कैसा, ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला है आपका अनुच्छेद 41, यानी कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अब समान वेतन की बात हो गई, संगठन बन गया, अब जब काम ही नहीं होगा तो वेतन मिलेगा कहाँ से, तो अब बारी किसकी आएगी, काम की, शिक्षा की, सहायता की। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 42, यानी कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अब देखिए सबसे पहले क्या किया, नीतियां बनाई, समान वेतन दिया, समान सहायता दी, फिर संगठन बनाया, फिर काम दिया, फिर काम के बाद क्या किया, अब काम जब करने जाएंगे आप कहीं पर भी तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दशाएं अनुकूल होनी चाहिए ना, कार्य करने के लिए सारी दशाएं आपकी अनुकूल होनी चाहिए तभी तो कार्य हो पाएगा। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यह आपके किस में बताया गया है, अनुच्छेद 42 में। अगला है आपका अनुच्छेद 43, और अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है, तो राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा। अब फिर से एक बार सुनिएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, नीतियां बनाई, समान वेतन दिया, संगठन बनाया, सहायता, फिर हमने उन्हें काम दिया यानी कि शिक्षा, लोक सहायता, इसके लिए अधिकार दिए। फिर हमने क्या किया कि जहां वे काम करने जाएंगे उनके अनुकूल दशाएं निर्मित करना। फिर हमने क्या किया कि अब हमारी बारी आई अनुच्छेद 43 की। तो अनुच्छेद 43 में अब ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा राज्य के द्वारा, ऐसी विधियां बनाई जाएंगी ताकि कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जा सके कि कम से कम आपको इतनी मजदूरी अवश्य मिलेगी। अधिकतम कुछ भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम मजदूरी आपकी निश्चित है कि इससे कम मजदूरी आपको नहीं मिलेगी। तो न्यूनतम मजदूरी का संबंध आपका किससे है, अनुच्छेद 43 से। एक बार पुनः मेरे साथ बोलिएगा, अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी नीतियां निर्मित करना, अनुच्छेद 39 समान कार्य और समान निःशुल्क विधिक सहायता, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर अनुच्छेद 40 संगठन बनाना, कैसा, ग्रामों में, तो ग्राम पंचायतों का संगठन बनाना, अनुच्छेद 40। फिर अनुच्छेद 42 संगठन बन गया है तो अब काम, यानी कि आपको कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। अब अनुच्छेद 42 काम मिल गया है तो जब काम करने जाएंगे कहीं पर भी तो वहाँ पर दशाएं कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए ना, तभी तो कार्य हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, अनुच्छेद 42 में मानवोचित दशाओं का, प्रसूति सहायता का उपबंध और आपके जो है दशाएं आपके अनुकूल करना। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि जब हम काम करेंगे तो कम से कम हमारी एक निर्धारित मजदूरी होनी चाहिए कि कम से कम आपको इतना वेतन अवश्य मिलेगा। और ये कार्य कौन करेगा, तो राज्य के द्वारा। तो राज्य के द्वारा काम कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी
जो है आपकी निश्चित करना। अगला है अनुच्छेद 44। अब न्यूनतम मजदूरी आपकी निर्धारित कर दी गई है, तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या वर्णित किया गया है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब जब हमें मजदूरी भी मिल गई है कि न्यूनतम मजदूरी इतनी मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी मजदूर बनकर ही रहेंगे। अब कहा गया है कि आप सभी को सिविल संहिता में भी क्या मिलेगा? समानता मिलेगी। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 44 से। देखिए 4 और 4 44, यानी 4 इधर भी हैं 4 इधर भी हैं। जब यहाँ बराबरी है तो समान सिविल संहिता में भी बराबरी होगी। तो अब आप इससे भी याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब जो मजदूरी करेंगे लोग, उनके बच्चे भी तो होंगे और वे कहीं ना कहीं पढ़ने भी जाएंगे, उनके लिए भी कुछ कार्य करने होंगे। तो ये कहा गया है कि अब आपको सिविल संहिता में भी बराबरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है कि आपके बच्चे 6 से 14 वर्ष तक क्या करेंगे? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब अगर बात की जाए कि यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर अनुच्छेद 21A में कर दिया गया। ये जो आपका अनुच्छेद 45 है, इसको क्या किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार में भी परिवर्तित कर दिया गया है। और यह आपके मौलिक अधिकार यानी कि 21A में वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे। अगला आपसे कह रहा है अनुसूचित जाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा कि हमने नीतियाँ बनाई, नीतियाँ बना करके हमने क्या किया? उन्हें समान रूप से लागू किया। हमने क्या किया? लागू करने के बाद गठन किया, गठन करने के बाद क्या किया? अनुच्छेद 41 में हमने लोगों को काम दिया, काम पाने का अधिकार दिया। उसके बाद 42 में क्या किया कि काम करने के लिए उचित दशाएं बनाई। फिर 43 में क्या किया? उन्हें समान सिविल संहिता। फिर 43 में क्या किया गया कि उनके लिए जो भी वे कार्य करेंगे उनमें न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। फिर 44 में हमने उन्हें सिविल सेवा में भी समान रूप से भाग लेने दिया। और 45 में उनके बच्चों के लिए, यानी कि सभी के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। अब बात आई कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर उनके किसी भी प्रकार के अधिकारों का, उनके हितों का हनन ना हो, उनकी अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में क्या किया गया? प्रावधान बनाया गया अनुच्छेद 46 में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी को भी अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग में फीड करेंगे तो आपके ये सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे और एक ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अनुच्छेद 47। अब बच्चे पढ़ने भी पहुंच गए हैं, उनके हितों की रक्षा भी हो गई है। तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया? बच्चों में पोषाहार, मिड डे मील, विटामिन ए की खुराक के सेवन कराया जा रहा है। लोक सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, यानी कि अब बच्चों को क्या कराया जाएगा? पोषण दिया जाएगा। क्योंकि कैसे बच्चे हैं? मजदूरों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, तो उनमें क्या है? पोषण की कमी है। तो अब बच्चों को पोषाहार दिया जाएगा, मिड डे मील दिया जाएगा और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। अगला है आपका अनुच्छेद 48। अब यहाँ तक तो बात हो गई बच्चों की। अब अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कुछ कार्य तो किसानों के लिए भी करना ही होगा। तो अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 में क्या वर्णित किया गया? कृषि एवं पशुपालन। अगला है आपका अनुच्छेद 48 का। अब जब हम कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, तो इसके साथ साथ क्या होगा? कृषि से और पशुपालन से पर्यावरण संरक्षित होगा। तो पर्यावरण संरक्षण की बात आपकी की गई है अनुच्छेद 48 का में। और यकीन मानिए यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में आ जाता है कि अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए संविधान से बनने वाले सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें नीति निर्देशक तत्वों में यह अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 48 का में।
अगला है आपका कि अब जब हम पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय चीज़ों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 49 में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय स्मारक व वस्तुओं का संरक्षण, जितनी भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, उनकी देख रेख करनी है। यह आपका क्या होगा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 49 में। अगला है आपका अनुच्छेद 50। अब देखिए अनुच्छेद 50 यानी कि 50 को बोल सकते हैं 50, और आपने सुना होगा 50-50, तो किसी चीज़ को आधा आधा करना। यहाँ पर बात की जा रही है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो पृथक्करण मतलब आधा आधा करना। तो कोई भी चीज़ आपकी 50 है तो उसे क्या करेंगे, 50-50। तो 50 से याद रखेंगे 50-50 यानी कि अलग करना, किसको, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट है आपका 51। तो अनुच्छेद 51 में वर्णित किया गया है, अब जब आप कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर देंगे तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी कि गुट निरपेक्ष पंचशील सिद्धांत यूएनओ को समर्थन। अब आप अनुच्छेद 51 में क्या करेंगे कि आपने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आप अभिवृद्धि करेंगे। अब आप किसकी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो एक बार क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ देखिए। आप चीज़ों को विस्तार से पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मैं जैसे जैसे प्रश्न को बोलूँगी बेहतर होगा कि आप मेरे साथ उनके आंसर्स को दोहराएंगे। यकीन मानिए जो स्वयं से बोल करके पढ़ते हैं उन्हें चीज़ें ना बोल करके पढ़ने वालों की तुलना में 2 गुनी स्पीड से याद होती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में। अगला प्रश्न था आपका कि अनुच्छेद 36 तो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। 37 में आपका जो भी अंतर्विष्ट तत्व लागू किए जाएंगे उन्हें भाग 4 में दिए गए उपबंधों में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 38 में यहाँ से आप अपनी उसी स्टोरी को फटाफट से दिमाग में घुमाइए और बोलिए 38 में हम क्या करेंगे, राज्य लोक कल्याणकारी नीतियाँ बनाएंगे। 39 में हम क्या करेंगे, सभी के लिए समान न्याय, निःशुल्क सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 40 में क्या करेंगे, अब सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, संगठन बनाएंगे, तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में क्या करेंगे, तो जब संगठन बन गया है तो अब लोगों को काम पाने के लिए उन्हें क्या देंगे, अधिकार देंगे। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब जब अधिकार मिल गया है, काम मिल गया है, तो अनुच्छेद 42 में क्या करेंगे, काम करने के लिए वहाँ पर मानवोचित अनुकूल दशाएं बनाएंगे। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। अगला क्या है, अनुच्छेद 43। अब जब काम मिल गया है, अच्छी दशाएं मिल गई हैं, तो अब क्या करेंगे, अब फटाफट से क्या करेंगे, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर लेंगे कि हम कितना भी काम करें तो हमें अधिकतम ना सही लेकिन इतनी मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अब क्या करना है, अनुच्छेद 43 में हमें राज्य क्या करेगा, राज्य के द्वारा विधि बना करके कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करना, निश्चित करना। अनुच्छेद 44 4-4 की बात है, बराबरी की बात है। तो सिर्फ मजदूर तो नहीं रहेंगे, अब सिविल सेवा में भी जाएंगे। तो सिविल संहिता, नागरिकों को सिविल संहिता के लिए समान जो है रूप से लागू करना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45। अब बात आ गई है कि जो भी मजदूर हैं वह कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चे भी होंगे। तो अब इन बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। अगला है आपका अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या करेंगे कि अब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनके किसी भी हितों का हनन ना हो सके, इसके लिए राज्य क्या करेगा कि अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 47 में क्या करेगा, क्योंकि बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, गरीब हैं, निम्न तबके के हैं, तो उनमें पोषण की भी कमियां हैं और बहुत सारी विटामिन की भी कमियां हैं। इन सब के लिए क्या करेगा, पोषण आहार देगा, मिड डे मील देगा, विटामिन ए की खुराक देगा। ये कार्य कौन करेगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा। तो किसके तहत, अनुच्छेद 47। अब 47 तक जब आ ही गए हैं तो अब हम आगे क्या करेंगे, कृषि करेंगे, हम कृषि करेंगे। तो अनुच्छेद 48 में हम कृषि और पशुपालन करेंगे। अब जब कृषि और पशुपालन कर रहे हैं इसका मतलब है हम पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ये चीज़ें सभी पर्यावरण दशाओं को ही अनुकूलित करती हैं। तो अब अनुच्छेद 48 का में क्या करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे।
अगला, अब पर्यावरण की जब बात हो रही है तो यहीं पर राष्ट्रीय चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 49 में क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्मारक व वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। अब जब राष्ट्रीय चीज़ों का हम संरक्षण कर रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 49 में अब 50 जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा तो एक चीज़ आनी चाहिए कि 50-50। तो अनुच्छेद 50 में पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस में वर्णित है, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में जब अब पृथक्करण हो गया है, सारे कार्य हो गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सबकी शिक्षा का, पोषण का, मजदूरी का, कार्य का, सभी चीज़ें हो चुकी हैं और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण के बाद बात आती है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखिए, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, अक्सर कर आपने सुना होगा कि लोग प्रसाद जब भी चढ़ाते हैं, किसी भी रिलीजन से संबंधित हो, तो बात की जाती है शुभ अंक की। तो 51 को काफ़ी शुभ माना जाता है कि 51 रुपये का ऐसा काम करेंगे, ऐसा 51 रुपये चढ़ाएंगे, 51 रुपये का। तो 51 का क्या है, शांति। क्यों ऐसा हम काम करते हैं, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए। तो विश्व की शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हम क्या करेंगे, सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि के लिए 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे या 51 रुपये भेंट करेंगे। तो 51 का संबंध किससे है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए नीति निर्देशक तत्वों को इस स्टोरी के माध्यम से आप अगर याद रखते हैं तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। पूरी कोशिश की गई है कि आप इन्हें हमेशा याद रख सकें और अपनी परीक्षा में बनने वाले सभी प्रश्नों को सही कर सकें। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं पर लास्ट में सुन लीजिएगा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद आपका 44, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद आपका 45। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक बार पुनः कहूँगी कि अगर आपको यह मेहनत अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी प्रयास समझ आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरा काफ़ी उत्साहवर्धन होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।